गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की मुलाकात में, आज की चर्चा में। हमारी जो अब चर्चा चल रही है बीआरबीएल पर, जो इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं उन पर, क्योंकि आपके पिछले एग्जामिनेशन में केस लॉ पूछा गया था। मोहरी बीबी का केस, मोहरी बीबी और धर्मोदास केस है 1903 का। ये केस लॉ है। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके। अभी जो 28 जून को आपका पेपर बीता है बीआरबीएल, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। कॉन्ट्रैक्ट आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से संबंधित ये था कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। चूंकि एक केस लॉ पूछा गया, इसलिए हम सारे इंपॉर्टेंट केस लॉ पर एक एक करके बातचीत कर रहे हैं। पिछली मुलाकात में भी मैंने आपसे केस लॉ डिस्कस किया है। प्रफुल्ल कुमार मोहंती और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का केस था, उस पर हमारी बातचीत हुई थी, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी से संबंधित था। वो भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत आता, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी से वो रिलेटेड था। आज जो हम बातचीत करेंगे, ये दो केसेस हैं जिन पर बात करेंगे। रोज वैली केस है और गैलेक्सी इंपेक्स मनी लॉन्ड्रिंग केस है। ये दोनों पीएमएलए एक्ट से रिलेटेड, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 से रिलेटेड केस है। दोनों में ही सजा दी गई थी, दोनों ही मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित केस है। यहां से सवाल पूछा जा सकता है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसी इलीगल प्रक्रिया है जिसमें व्हाइट मनी को ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है। तो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, वो पूरा का पूरा प्रोसेस ही मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। वैसे मनी लॉन्ड्रिंग की कहीं कोई परिभाषा पीएमएलए अधिनियम में नहीं दी गई, लेकिन इसके ऑफेंसेस जरूर बताए गए कि मनी लॉन्ड्रिंग में कौन कौन से ऑफेंस आते हैं। तो सेक्शन 3 मनी लॉन्ड्रिंग का जो है, यानी पीएमएलए एक्ट 2002 का, वो ऑफेंसेस की बात करता है। सेक्शन 4 इसमें इंप्रिजमेंट की बात करता है, पनिशमेंट की बात करता है। ये दो सेक्शन आपसे अलग से पूछे जा सकते हैं और ये कई बार पूछा गया है। जैसे मैं आपको फिर से बता देता हूं कि पीएमएलए एक्ट में, ये तो हम बात कर रहे हैं केस की, ऐसे केसेस जिन पर जो है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत सजा सुनाई गई है। दो केस आज हम देख रहे हैं। रोज वैली का केस है, एक वेस्ट बंगाल का केस है, कलकत्ता का केस है, और 2010 का केस है। लंबे समय तक डिवेंचर्स और ऐसे चिट फंड जो है कई स्कैम का एक तरीके का केस था, उसको देखते हैं अभी हम। और फिर इंपैक्स गैलेक्सी का केस हम लोग, गैलेक्सी इंपैक्स का केस देखेंगे। खैर, तो इनमें क्या क्या सजा हो इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले ये जान लेना जरूरी है कि पीएमएलए एक्ट में इंपॉर्टेंट क्या है। तो पीएमएलए एक्ट में सेक्शन 3 इंपॉर्टेंट है, जो ऑफेंसेस की चर्चा करता है। पीएमएलए एक्ट में सेक्शन 4 इंपॉर्टेंट है, जो पनिशमेंट की बात करता है। पनिशमेंट आप पहले जान लीजिए, क्योंकि इसमें पनिशमेंट की ही चर्चा हुई है। देखिए, एक तरीका मैं आपको और बता दे रहा हूं। अगर आपको कोई अधिनियम बहुत अच्छे से पढ़ना है, मान लेते कोई एक्ट आप भूल रहे हो या कोई सेक्शन आपको देखना है, क्लास आपकी नहीं चल रही है, आपने कहीं कोई एडमिशन नहीं ले रखा, तो कैसे आप देखोगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट में आपको बता दे रहा हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, आपको यहां पर देखना है। मैंने आपके लिए यहां पर ओपन कर रखा है। आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, गूगल पर आपको आना है, जो एक्ट आपको जो है वहां पर सर्च करना है वो आपको टाइप कर देना है। जैसे पीएमएलए एक्ट, आप इंडिया कोड साथ में टाइप करेंगे तो जो एक्ट है उसके साथ साथ आपको इंडिया कोड टाइप करना है। जैसे हम पीएमएलए एक्ट की चर्चा करने जा रहे हैं, तो पीएमएलए एक्ट इंडिया कोड आप यहां पर टाइप करिएगा। दो पेजेस आपको दिखाई देंगे। ऐसे एक पेज आपके सामने खुलेगा इंडिया एक्ट का, एक पीडीएफ का होगा और एक होगा हैंडल पेज। पीडीएफ पेज आपको ओपन नहीं करना। अगर हैंडल पेज नहीं ओपन हो रहा तो ही पीडीएफ पेज ओपन करिएगा, अदरवाइज आपका पहला ऑप्शन होना चाहिए ये हैंडल पेज ओपन करने का। तो इसे आप जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको सेक्शन वाइज वो पूरा का पूरा एक्ट दिखाई देगा। यहां पर देखिए, पीएमएलए एक्ट 2002 आपके सामने खुल गया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसमें जो कुल टोटल चैप्टर आपको दिखाई देंगे वो 10 चैप्टर दिखाई देंगे। यहां से आप टोटल सेक्शंस भी देख सकते हैं। जो टोटल सेक्शन है वो 75 सेक्शन है। खैर, हमारे लिए जो दो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 है। सेक्शन 3 बात करता है ऑफेंसेस की, कौन कौन से ऑफेंस माने जाएंगे। तो कोई भी ऐसा पैसा जिसका कोई लीगल सोर्स ना हो, अगर आप उसे कंसील करते हैं, अगर आप उसे छुपाते हैं, अगर आप उसको अपने पास रखते हैं, पोजीशन में आपके रहता है, या उसका एक्विजिशन करते हैं, या उसको यूज करते हैं, या उसको ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं कि ये सही प्रॉपर्टी है, गड़बड़ प्रॉपर्टी नहीं है, या उसको एक अनटेन प्रॉपर्टी की तरह क्लेम करते हैं, तो ये सारा का सारा प्रोसेस मनी लॉन्ड्रिंग में ऑफेंस ही माना जाएगा। तो ये सब कुछ ऑफेंस के अंतर्गत आता है। और अब अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस में पाए जाते हैं तो सेक्शन 4 बात करता है पनिशमेंट की। देखिए, यहां पर लिखा है पनिशमेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। सेक्शन 4 पनिशमेंट की बात करता है। पनिशमेंट को ध्यान से रखिएगा, पनिशमेंट में मॉनेटरी पेनल्टी भी है और जेल भी है और सश्रम कारावास है। मॉनेटरी पेनल्टी, जेल कितनी है ध्यान से समझिएगा। अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस में पाए जाते हैं तो जो इंप्रिजमेंट है वो कम से कम 3 साल होगा। ध्यान से सुनिएगा, ये सवाल पूछा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत जो इंप्रिजमेंट का प्रोविजन है वो कितने साल का है। तो कम से कम, अगर मिनिमम पूछा जाएगा तो 3 साल है, मैक्सिमम 7 ईयर है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस में अगर आप पाए जाते हैं तो मिनिमम 3 साल की जेल, मैक्सिमम वो 7 साल तक की हो सकती है। साथ साथ मॉनेटरी पेनल्टी भी आप पर इंपोज की जा सकती है, या दोनों एक साथ हो सकती हैं। अब ये 7 साल की जो जेल है, इसको एक कंडीशन में 7 साल की बजाय 10 साल बढ़ा के किया जा सकता है। 10 साल कब किया जाएगा? अगर आप इस एक्ट के शेड्यूल
कि आपके शेड्यूल के ए के पैराग्राफ 2 जो कि नारकोटिक और ड्रग्स से संबंधित है, अगर आप इसमें दोषी पाए जाते हैं, नारकोटिक मतलब आप मनी लॉन्ड्रिंग में तो है ही दोषी, साथ ही साथ अगर आप नारकोटिक और इन सबके ड्रग्स में भी आप दोषी पाए जाते हैं, तो ये जो 7 साल की जेल है ये बढ़ के 10 साल की हो जाती है। तो अगर आपसे पैराग्राफ 2 के बारे में चर्चा की गई है तो ही आप वहां पर आंसर करेंगे 10 साल की जेल। अगर पूछा जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग में इंप्रिजमेंट मैक्सिमम कितने साल का है, जिसमें आपका पैराग्राफ 2 की चर्चा अगर क्वेश्चन में की गई तभी आपका आंसर 10 साल बनेगा, अदरवाइज आपका आंसर जो मैक्सिमम इंप्रिजमेंट है वो 7 साल आंसर बनेगा। आप समझ पा रहे हैं? अगर केवल तभी आपका आंसर 10 साल बनेगा जब पैराग्राफ 2 की चर्चा की गई है। अगर पैराग्राफ 2 की चर्चा नहीं की गई है तो मिनिमम 3 साल की जेल है, मैक्सिमम 7 साल की जेल है, और मॉनेटरी पेनल्टी, ये दोनों आपके एक साथ पड़ सकती है। मॉनेटरी पेनल्टी का भी प्रोविजन है, ऐसा कहता है सेक्शन 4। अब आते हैं भैया आज के अपने केस लॉ की तरफ, जो हमारा केस है उस पर हम अपनी चर्चा करते हैं। तो रोज वैली केस को पहले समझ लेते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस है। फरवरी 2021 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने कन्विक्ट किया था रोज वैली को। देखिए रोज वैली क्या थी, एक कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी थी। कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी का मतलब वो कई सारे काम करते थे, स्पेशली रियल एस्टेट में जो है फैले हुए थे। तो रियल एस्टेट की कंपनी थी, इसके अलावा भी इनके बहुत सारे बिजनेसेस थे। आगे जब चल के जांच होती है तो पता चलता है इन्होंने कई तरीके की शेल कंपनीज भी ओपन कर रखी थी। शेल कंपनीज कौन होती हैं? शेल कंपनीज वो होती हैं जो लगभग बिजनेस में एक्टिव नहीं होती हैं, जिनकी कोई फिजिकल ब्रांचेस नहीं होती, कह सकते हैं एक फर्जी कंपनी खोली गई होती है, वो शेल कंपनीज कहलाती। तो ऐसी बहुत सारी शेल कंपनीज भी इन्होंने ओपन कर रखी थी। अब इन्होंने अपराध क्या किया था भैया? मेनली है ये कॉन्ग्लोमेरेट, बहुत सारे इंडस्ट्री में इन्वॉल्व थे, और जब ये केस खुला है भैया तो पॉलिटिकल लिंक इनका निकला, बॉलीवुड से इनका लिंक निकला, बहुत बड़ा केस ये बना। 2021 में कन्विक्ट किया गया था। अब इसमें हम देखेंगे किनको किनको कन्विक्ट किया गया था, अपराध क्या था इसमें। अपराध ये था भैया कि इन्होंने कई तरीके की पॉन्जी स्कीम्स चलाई थी, फ्रॉड स्कीम चलाई, कई सारे डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स मार्केट में इशू किए, उन डिबेंचर से मार्केट से फंड रेज किया, और उस फंड को अलग अलग शेल कंपनीज में लगाया, कई सारी मूवेबल प्रॉपर्टीज खरीदी। यानी पहले क्या किया, मार्केट में डिबेंचर्स इशू किए गए, बहुत सारे चिट फंड जारी हुए, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हुए, इशू हुए, मार्केट से फंड रेस किया गया, और कोई कंपनी नहीं थी, मतलब कंपनीज के नाम पर फंड रेस किया गया कि भैया ये कंपनी है, ये कंपनी जो है आपके लिए डिबेंचर जारी कर रही है, जबकि वो कंपनी एक शेल कंपनी है। ऐसी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की पॉन्जी स्कीम भी इन्होंने लॉन्च की, और वहां से मार्केट से फंड रेस किया। जो फंड इन्होंने रेस किया उसको बाद में आगे चल के कई सारे इमूवेबल प्रॉपर्टीज, होटल इंडस्ट्रीज, इन सब में लगाया, मार्केट में दोबारा ये पैसा व्हाइट मनी करके डाला गया। बाद में जब इन पर केस चला है तो मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस पाया गया, जिसमें इनको कन्विक्ट भी किया गया था, और 7 साल की जो मैक्सिमम इंप्रिजमेंट है वो पूरा इनको मिला था। पूरा केस पढ़ते और मैं एक एक करके आपको बीच बीच में सारी बातें समझाता चलूंगा। फरवरी 2021 में कन्विक्ट किया गया। देखिए केस फरवरी 2021 का नहीं है, मैंने कुछ लोगों को सुना है कि उन्होंने कह दिया ये केस 2021 का। नहीं भैया, इन्होंने सालों तक ये स्कीम चलाई, सालों तक ऐसे डिबेंचर्स इन्होंने जारी किए अलग अलग कंपनीज के नाम पर, जो कि शेल कंपनीज थी, कोई उनका एक्चुअल एग्जिस्टेंस नहीं था। तो 2010 में से ये मामला चल रहा था। तो फरवरी 2021 में इनको कन्विक्ट किया है। पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत आपको पता है स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाते हैं, स्पेशल कोर्ट ने कन्विक्ट किया, कलकत्ता हाई कोर्ट ने इनको कन्विक्ट किया था। रोज वैली ऑफिशियल अरुण मुखर्जी, अरुण मुखर्जी क्या थे भैया? एक ट्रस्टी थे। अरुण मुखर्जी कौन थे? इस कंपनी में एक ट्रस्टी थे, डिबेंचर ट्रस्टी। सेबी का ये रूल है कि अगर कोई भी कंपनी 18 महीने या 18 महीने से ज्यादा के वैलिडिटी के डिबेंचर्स इशू कर रहा है तो उसमें डिबेंचर ट्रस्टी का होना जरूरी है। तो ये अरुण मुखर्जी साहब उस रोज वैली कंपनी में डिबेंचर ट्रस्टी थे। क्लियर है? अरुण मुखर्जी इन द रोज वैली लॉन्ड्रिंग केस सेंटेंसिंग हिम 7 ईयर इंप्रिजमेंट एंड लिविड अ फाइन ऑफ Rs 2.5 लाख रुपए, यानी 2.5 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी भी इनको लगी, 7 साल की भी जेल हुई। कौन थे ये? वहां पर डिबेंचर ट्रस्टी के रूप में थे। इट वाज एलिज्ड दैट रोज वैली रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एंड इट्स एसोसिएट कंपनीज रिपीटेडली फ्लोटेड सिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इन सेवरल ईयर्स एंड इश्यूड मोर देन 49% इन ईच फाइनेंशियल ईयर एंड इलीगली रेज्ड Rs 12.82 करोड़। तो मोटे मोटे तौर पर लगभग देखा जाए तो 13 करोड़ के आसपास, है ना, 12 करोड़ 82 लाख के आसपास इन्होंने, है ना, 2500% से फंड रेस किया था अलग अलग कंपनीज में, और अपने डिबेंचर्स इन्होंने 49% को जारी किया था। तो ये अलग अलग कंपनीज के नाम पर फंड जो है अपने डिबेंचर्स जारी करते हैं, फंड रेज करते हैं, और आगे चल के उस फंड को मार्केट में फिर से उसका इंटीग्रेशन किया गया मूवेबल प्रॉपर्टी में लगा के। द मनी सो एक्वायर्ड वर लॉन्डर्ड बाय इन्वेस्टिंग द सेम इन वेरियस मूवेबल प्रॉपर्टी। अब जो यहां से पैसा रेस किया गया था उसे अलग अलग मूवेबल प्रॉपर्टी परचेज की गई और वापस मार्केट के अंदर उसको इंटीग्रेट कर दिया गया। अंडर पीएमएलए 14 फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ Rs 12 करोड़ रुपीस वर अटैच्ड।
अगर देखा जाए तो पीएमएल एक्ट के अंतर्गत 14 ऐसे फिक्स डिपॉजिट थे जिनको अटैच किया गया। 2 एक्यूज पर्सन श्री गौतम कुंदू इसके आप कह सकते हैं जो रोज वैली था उसके सीईओ थे। गौतम कुंदू को, श्री अमित बनर्जी को इन्हें अरेस्ट किया गया 2015 में। श्री अरुण मुखर्जी हु वाज डिवेंचर ट्रस्ट, पीछे आपको बताया गया कि अरुण मुखर्जी कौन थे, डिवेंचर ट्रस्ट थे इसमें, हैड प्लीडेड गिल्टी फॉर द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग बिफोर द स्पेशल कोर्ट अंडर पीएमएलए एक्ट इन कोलकाता। अभी 2000 अभी बात मैं करूं, अभी शायद जहां तक मुझे डेट याद आ रही 17 अगस्त या अभी 2025 की बात कर रहा हूं, 17 या 27 अगस्त किसी में इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में अपनी जो है प्लीड दायर कर रखी थी कि साहब हमें इन मामलों पर छूट दी जाए। उनका जो ये एप्लीकेशन था उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो अभी भी ये मामला कहीं ना कहीं कोर्ट में पहुंच रहा है। पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत ये एक ऐसा केस है जो आप पढ़ते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट के अंतर्गत आप इसको देखेंगे, सवाल क्या पूछा जाएगा, कुछ केसेस दिए जाएंगे, उन केसेस के कुछ नाम होंगे। 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा मुझे, उन केस, ठीक है जी। चलिए, तो यहां से ये आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला सवाल यही पूछा जा सकता है, केस का नाम दिया जा सकता है और केस के नाम पर यह पूछा जा सकता है ये किससे संबंधित केस है ना, ये पीएमएलए एक्ट से है या फेमा अधिनियम से है या ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, इस तरीके से यहां से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पीएमएलए एक्ट का ये पहला केस है, रोज वैली केस हम लोगों ने देखा जो कलकत्ता में गया। दूसरा केस जो आपका है वो है गैलेक्सी एपेक्स मनी लॉन्ड्रिंग केस। अब गैलेक्सी एपेक्स मनी लॉन्ड्रिंग केस की अगर हम चर्चा करें मित्रों, तो ये केस कैसा केस है, इस पर एक बात कर लेते हैं। देखिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको भी हमें ठीक से समझते चलना है। देखो, ये जो केस है इसमें ये जो लियाकत अली साहब है ये अरेस्ट किए गए थे 2017 के अंतर्गत, लेकिन इनको जो सजा हुई है वो हुई है 2021 में। केस क्या है देखते हैं। के लियाकत अली और इनके भाई साहब ने मिलकर एक कंपनी खोली थी जिसका नाम था गैलेक्सी एपेक्स। ये बेसिकली एक चेन्नई बेस्ड इंपोर्टर थे, ठीक है। कई सारी ऐसी, इन्होंने भी बहुत सारी शेल कंपनीज ओपन की थी। तो ये एक इंपोर्टर थे। अब ये क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे, लेकिन उसमें एक्चुअल इंपोर्टर होता ही नहीं था, ना एक्चुअल सामान की डिलीवरी होती थी। ये वहां से खाली फंड रेज कर रहे होते थे इस माध्यम से। इन्होंने चेन्नई के एक बैंक में एक बैंक में अपना अकाउंट ओपन किया, करंट अकाउंट ओपन किया, और वहीं से ये ट्रांजैक्शंस करते थे। इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस किया जाता था और कोई एक्चुअल कंपनी नहीं होती जिसके नाम पर यहाँ पर वो सामान आ रहा है, वो वस्तु आ रही है। तो शेल कंपनीज के नाम पर इंपोर्ट होता था, कोई एक्चुअल वस्तु इंपोर्ट नहीं होती थी, और इस अकाउंट के माध्यम से ट्रांजैक्शन किए जा रहे थे। इस अकाउंट से जो ट्रांजैक्शन हुए, जब चूंकि वो कंपनी ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है जिसके नाम पर आप इंपोर्ट कर रहे हैं, वो एक तरीके की शेल कंपनी है, ना कोई फिजिकल आर्टिकल आ रहा है, खाली फंड ही आ जा रहे हैं, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत इसको रखा गया और के लियाकत अली साहब को 2017 में गिरफ्तार किया गया। 7 साल की इन्हें जेल होती है और 1 करोड़ रुपए का इसमें इन्हें मॉनेटरी पेनल्टी भी इंपोज किया जाता है। और अगर ये मॉनेटरी पेनल्टी इंपोज नहीं कर पाते हैं तो कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि इनको 1 साल की सजा और बढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो ये इंपोर्टर थे चेन्नई के और चेन्नई की ही ब्रांच का ये मामला है। देखते चलते हैं, पूरा मामला पढ़ लीजिए। ये भी आपका जो दूसरा केस है पीएमएलए एक्ट से संबंधित केस है। यहां पर भी एक सामान्य सा ही सवाल ये पूछा जाएगा कि देखिए, अमाउंट मत याद करिएगा, लेकिन जो इंप्रिजमेंट है वो याद करिएगा। तो पिछला जो केस हमने पढ़ा हुआ था भैया, रोज वैली कलकत्ता वाला जो केस था, उसमें भी 7 साल की जेल हुई थी, इसमें भी 7 साल की ही जेल है। क्योंकि जो सेक्शन 4 है पीएमएलए एक्ट का, अभी आपने पीछे देखा, उसमें मिनिमम 3 साल की जेल, मैक्सिमम 7 साल की जेल है। 10 साल वाली कंडीशन तब आपका आंसर बनेगा जब पैराग्राफ 2 के अंतर्गत वो जो है अगर आप इन्वॉल्व हैं तो वहां पर 7 साल की बजाय 10 साल की जेल हो जाती है। इन नवंबर 2021 के लियाकत अली, a Chennai based importer, was convicted by the special PMLA court in Chennai and was sentenced to 7-year imprisonment and levied a fine of Rs 1 crore and additional 1 crore imprisonment on not paying the fine। तो 7 साल की जेल हुई, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा। ये जुर्माना बढ़ाया जाएगा अगर उन्होंने, ये जेल जो है वो 1 साल बढ़ाई जा सकती है अगर उन्होंने अपने जुर्माने का पेमेंट नहीं किया तो, ठीक है। मामला क्या था इनका, के लियाकत अली मेड फॉरेन आउटवर्ड रेमिटेंसेस ऑफ USD 28 लाख, जो इंडियन रूपी में लगभग 18.66 करोड़ रुपए होता था। तो इन्होंने 28 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया था। ये करते ही यही थे, अकाउंट ओपन किया गया, बैंक के सामने ये गलत डॉक्यूमेंट, फॉल्स डॉक्यूमेंट रखते थे, इंपोर्ट के जो डॉक्यूमेंट होते थे वो जाली डॉक्यूमेंट रखे जाते, तो ट्रांजेक्शन किया जाता था। जो लगभग कितने का ट्रांजैक्शन हुआ था, 18.66 लाख करोड़ रुपए का, थ्रू अ बैंक ब्रांच इन चेन्नई। ही ओपनड अ करंट अकाउंट इन द नेम ऑफ द गैलेक्सी एपेक्स कंपनी बाय सबमिटिंग फ्रॉड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स and the transfer were carried out without disclosing the beneficial owner either within the country or abroad।
he was arrested in 2017 under the provision of the PMLA। तो ये फ्रॉड डॉक्यूमेंट सबमिट करते थे बैंक के पास, ना तो इंपोर्ट में बेनिफिशियल ओनर होता था, ना कौन सी कंपनी के नाम पर ये इंपोर्ट हो रहा है वो वहां पर दिखाया जाता था, वो सॉरी शेल कंपनी इसका नाम दिखाया जाता था, जो कंपनी वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती थी, कौन से आर्टिकल इंपोर्ट किए जा रहे हैं इन सबकी कोई प्रॉपर जानकारी नहीं होती थी। 2017 में इनको एक केस में अरेस्ट किया गया भैया और इनको पीएमएलए अधिनियम के अंतर्गत सजा दी गई। तो ये दो केसेस हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होकर निकलते हैं। क्या अभी पीएमएलए एक्ट में और भी केसेस है जो हमको पढ़ने चाहिए? तो बिल्कुल पीएमएलए एक्ट में अभी हम पढ़ेंगे, क्लियर है। कुछ केसेस और हैं जिनको हम पहले पीएमएलए अधिनियम में देखने वाले हैं। अभी हमारे पास कुछ और इसके अलावा भी केसेस जिन पर हम बातचीत करेंगे, क्लियर है। जैसे एक मारदिया केमिकल्स का केस है, मारदिया केमिकल्स यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, 2004 का ये केस है, ये सरफेसी अधिनियम का केस है, उस पर हमारी बातचीत होगी। मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से बताता रहूंगा कब कब हमारी कौन कौन सी बात होगी। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं। आज जो हम लोगों ने चर्चा की है बाबू वो किस पर की है? पीएमएलए अधिनियम के अंतर्गत हम लोगों ने दो केस लॉस देखे, एक रोज वैली एंड गैलेक्सी इंपैक्ट्स का मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, सॉरी रोज वैली का है मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, और दूसरा गैलेक्सी इंपैक्ट्स मनी लॉन्ड्रिंग केस है। रोज वैली में क्या था, ये एक असल में कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी थी जो बहुत सारी कंपनी चलाती थी, लेकिन ये केस रियल एस्टेट का था जिसमें डिबेंचर्स इशू किए गए थे सेल कंपनीज के नाम पर और फंड रेज किया गया था। और गैलेक्सी इंपैक्ट्स जो केस था वो आपने देखा, ये इंपोर्टर का केस है जहां पर बैंक में जो है फ्रॉड डॉक्यूमेंट इंपोर्ट से संबंधित कोई बेनिफिशियल का नाम नहीं है और ट्रांजैक्शंस किए गए, ये केस था। इन दोनों केसेस को हम लोगों ने पढ़ा, दोनों में सजा 7 साल की है। अगर हम पीएमएलए अधिनियम की बात करेंगे तो सेक्शन 3 में ऑफेंसेस की चर्चा की गई। भैया ये याद रखिएगा, पीएमएलए एक्ट में जो ऑफेंसेस है, पीएमएलए एक्ट 2002 का जो ये एक्ट है, इसमें सेक्शन 3 के अंतर्गत ये बहुत बार पूछा गया, ऑफेंसेस की चर्चा की गई है, ऑफेंसेस की चर्चा की गई, ऑफेंसेस की चर्चा हुई है। और सेक्शन 4 के अंतर्गत भैया पेनल्टीज की चर्चा हुई है। पेनल्टी मिनिमम 3 साल की जेल, मैक्सिमम 7 साल की जेल, अगर पैराग्राफ 2 में शामिल है तो वहां पर जेल फिर आपकी क्या हो जाती है, 10 साल की हो जाती है। ठीक है जी, इसको आपको याद रखना है। चलिए फिर आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं। दूसरी बात क्या है बाबू कि आज से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है नवंबर दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए। 22 सितंबर तक ये रजिस्ट्रेशन चलने वाला है। जितनी जल्दी हो सके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिएगा। आपको संभवतः ये बात पता होगी कि आपके रजिस्ट्रेशन में आपको सेंटर फिल करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, खाली शहर चुन सकते हैं, किस शहर में आप अपना सेंटर चाहते हैं शहर चुन सकते हैं। आपका जो एग्जाम वेन्यू होगा वो आप नहीं चुन सकते, ना ही टाइम स्लॉट आप चुन सकते हैं। ये दोनों का ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। इसलिए अगर ये ऑप्शन नहीं आपको दिख रहे होंगे, टाइम स्लॉट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, वेन्यू का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो आईएबीएफ आपको एडमिट कार्ड पर बताएगा, ठीक है। तो आईएबीएफ ही आपको तय करके देगा। अब वो आपके पास चुनने का ऑप्शन है, केवल आप शहर चुन सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन आप कंप्लीट कर लीजिए। दूसरा, महापैक्स आपके लिए ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं भैया। महापैक आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है। महापैक में आपको मैं फिर से बता दूं, सारे बैचेस तो आपको मिलते ही मिलते, साथ ही इलेक्टिव पेपर की क्लासेस इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। महापैक आपको 3 वैलिडिटी में मिलेंगे, 1 ईयर, 2 ईयर और 6 मंथ, जो आपके लिए सबसे नए और सबसे बेहतरीन बैचेस लॉन्च किए गए और ये महापैक में ऑलरेडी एडेड है। अगर आपके पास महापैक है तो आपको ये बैचेस अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको इंडिविजुअली लेना चाहते हैं तो 2 बैच आपके लिए, एक है रिलोडेड सीआईबी का बैच है। अब ये रिलोडेड बैच में क्या चीजें आपको मिलेंगी, इसमें फाउंडेशन की सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। जिनका फाउंडेशन बिल्कुल नहीं तैयार है, थ्योरी बिल्कुल नहीं तैयार है, वो इस सिंगल बैच से तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको एमसीक्यू प्लस केस स्टडी की भी क्लासेस मिलेंगी, यानी सिंगल क्लास बैच में आपको फाउंडेशन प्लस केस स्टडी, एमसीक्यू सब मिल जाएगा। इसकी प्राइस सिर्फ 2499 है। अगर आपके पास महापैक है तो आपको अलग से परचेज करने की जरूरत। महापैक की ये अच्छी बात है कि महापैक में आपको जितने भी हमारे पेड बैचेस आएंगे उनका एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। आप चाहें तो इस बैच को इंडिविजुअली भी परचेज कर सकते हैं। दूसरा बैच है जो केवल एमसीक्यू बैच है, ये भी आपके नवंबर दिसंबर एग्जाम को टारगेट कर रहा है। इसकी प्राइस केवल 1999 है। कुछ और आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से। अगर आपका कोई सिंगल सब्जेक्ट है इंडिविजुअल, तो वो ऑप्शन भी आपके पास है। इलेक्टिव पेपर हम आपको 4 उपलब्ध करा रहे हैं, एचआरएम, सेंट्रल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट और रूरल बैंकिंग। अगर आप महापैक लेते हैं तो आपको इलेक्टिव पेपर अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर अदरवाइज आप इसको अलग से भी परचेज कर सकते हैं। बहुत कम प्राइस में आपको इलेक्टिव पेपर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कुछ और आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर क्यूआर कोड को स्कैन करके आप एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, या आप टेलीग्राम पर सिंपली सर्च करें आशीष सर जेआईबी सीआईबी एग्जाम्स, आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं। पीएमएलए एक्ट पर कुछ और केसेस की हमारी चर्चा होनी है जो हम अगली मुलाकात में करेंगे आपसे। नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन होगा उसमें पीएमएलए एक्ट के बाकी हिस्सों पर हम चर्चा कर लेंगे। बाकी पीएमएलए एक्ट के जो जितने और इंपॉर्टेंट मामले हैं वो सब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज जो बीआरबीएल के लिए आपके लिए साधारण किया गया था उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के लिए इतनी बात रखते हैं, कल मिलते हैं पीएमएलए अधिनियम पर कुछ और केस लॉस के साथ। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।